कश्मीरी अवाम एक बहुत बड़ा तबका था जो पाकिस्तान की तरफ दिखता था, मगर आज हालात में तब्दीली आ रही है और कश्मीरी अवाम अब पाकिस्तान की तरफ ना देखकर और दे आर मोर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, और वो चाहते हैं कि अब इंडियन स्टेट के अंदर उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाए। नोबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स दैट साइड। आप उस खित्ते के रहने वाले हैं, आप बताएं क्या रियलिटीज हैं आज की ग्राउंड की। मैं इस क्वेश्चन को दो स्टेजेस पे रिस्पॉन्स करूंगा। फर्स्ट इज एक बाशिंदा होने के नाते, और मैं कोई फर्जी बाशिंदा नहीं हूं वहां का, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार सब वहां रहते हैं, ठीक है, एक वो। और दूसरा मैं बात करूंगा एज अ ओपिनियन मेकर के लिहाज से। ये जो पाकिस्तान की टेंडेंसी थी कि पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर का डिस्कोर्स है उसको कश्मीर सेंट्रिक करना, वो ठीक नहीं था। व्हेन वी लुक एट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब जो नया डायलॉग है उसमें जितने भी खित्ते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, और जो आपने शख्सगाम वैली वगैरह जो चाइना के हवाले कर दिए, अब सबकी बात होगी। नो, हम इसको बाइनरीज में नहीं दे सकते कश्मीर को। एक चीज ये है। दूसरी चीज जो है, जो पूरी कश्मीर का जो फ्यूचर है, जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर, वो आप सिर्फ कश्मीरी प्रिज्म से नहीं देख सकते। वहां पे तो हर रीजन की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। अगर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया फॉर वॉट एवर रीजन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट, बट वहां पे देयर वाज जुबिलेशन इन लद्दाख, जम्मू रीजन में वहां पे जुबिलेशन थी। अब कश्मीर में इसको एक तरह से रिजेक्ट किया गया। तो ये नहीं है कि द होल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस रियलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे जो हवाले से जो प्रॉब्लम है कि वहां के लोग ये चीज समझ चुके हैं कि इंडियन स्टेट इज अ ह्यूज स्टेट, ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट है इस प्रोसेस को रिवर्स करना। लेकिन जो वहां की ये एक इमोटिव इशू है, मैं ये इस चीज से इनकार नहीं करता कि ये एक इमोटिव इशू नहीं है और इसका कोई ग्राउंड के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां से ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, जिनसे लोग ज्यादा वहां पे मायूस हैं, वो हैं जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगी, जो हालात की मजबूरी थी। अगर इंडिया इस वक्त वहां पे जो नया आत्मनिर्भर भारत है या नया कश्मीर के तहत पे जो उन्होंने वहां पे पैकेजेस दिए हैं वो करें, गुड गवर्नेंस करें, डेवलपमेंट करें, पॉलिटिकल रीबूटिंग करें, यूथ के साथ एंगेजमेंट करें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम अ न्यू रियलिटी। लेकिन जो स्टेटहुड की एस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसको रिस्टोर करना जो है दैट इज अ वेरी पॉपुलर सेंटिमेंट। सिमिलरली डीलिमिटेशन को लेके, और जो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो उनकी ये है कि हमारी जमीन यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वर्शन हो जाएगी, ये जो खदशात उनके हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। एक बार यहां का माहौल ठीक हो, हमें ये नहीं पता कि गिलगित बाल्टिस्तान का क्या स्टेटस होगा, इलेक्शंस होंगे, प्रोविजनल स्टेटस दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। शायद ऐसा भी सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ चेंजेस इस तरीके से ले आएंगे सो दैट इट बिकम्स डी फैक्टो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर बॉइलिंग इन द पॉट। तो इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए एक रियलिस्ट के तरीके से आई वुड से लेट्स हैव अ डी नोवो लुक at the whole paradigm of Jammu and Kashmir, and rather than having these reactive, absolutely knee-jerk kind of approaches, hype ना create करें, be realistic. कोई hype create करेंगे, it will fall through. Take incremental steps, take a realistic position, and with this passage of time, invest in enduring peace and stability. And I'm sure that you don't need a rocket science to bring about peace and stability in the entire region. जी, बहुत खूब। आई एम श्योर जो व्यूवर्स अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्हें एक बात मुस्बत दिखाई देगी कि यहाँ पे ब्लेम गेम से हटकर हम एक बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से
भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि बातचीत हो पाकिस्तान के साथ, लेकिन उससे पहले टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। टेररिज्म हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बासित साहब, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैं पाकिस्तान गया, तो जाने से पहले लोगों ने जो है मेरे इलाके के जो बुजुर्ग हैं और वो सारे आए, उन्होंने कहा कि बेटा हमें पता चला है तुम कल लाहौर जा रहे हो। मैंने कहा जी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक पैगाम लेते हुए जाना। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों से वहां कहना कि इनफ इज इनफ, अब हम मार नहीं खाएंगे, कुछ और हो ना हो लेकिन अब मार नहीं खाएंगे, ये हमने तय कर लिया है। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात की जा सकती है, बट देयर पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि सब कुछ हो जाएगा, बस ये है कि बस यहाँ पे टेररिज्म बंद हो जाए। अब वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए अब कोई एपेटाइट नहीं था लोगों में। तो फिर मैंने पाकिस्तान में अपने दोस्तों से जाके और ये बात की। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, मुझे ये मैसेज दिया गया है। तो मैंने कहा यार बताओ जरा मुझे, अगर आज मुंबई का जो अटैक है जो अगर इस वक्त हुआ होता तो कहाँ खड़े होते हम। तो एवरीबडी सेड कि मुश्किल है कि इस सवाल का जवाब देना, मगर पॉसिबिलिटी तो यही है कि हम शायद जंग की तरफ चले जाते। तो मैंने कहा बस ये एक फर्क है। तो बस साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को टेररिज्म का जो इशू है आज एफएटीएफ के सामने पाकिस्तान अपने आप को पेश कर रहा है और अपने आप को उससे बाहर निकालना चाहता है ग्रे लिस्ट से। पाकिस्तान में लोगों का ये कहना है कि जी इंडिया की वजह से हो रहा है, ये है वो है, लेकिन इंडिया ही तो नहीं है एफएटीएफ में, पूरी दुनिया के सामने आप अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग टू इट। आप क्या समझते हैं ये चार्ज जो है ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दहशतगर्दी जो है वो मैं जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इशू है और हम भारत के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। मैं आपके जो मुशीर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब के साथ मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं और मैंने एक मुलाकात में, मैं आपके लिए दिलचस्पी के लिए कह ही देता हूं कि एक मुलाकात में मैंने उनका डॉक्टरिन है, डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्टरिन, उसके बारे में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि पाकिस्तान में भारत हमारे खदशात हैं कि भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना रखना चाहता है, गवादर सी पैक को इस्टेब्लिश नहीं होने देता, फिर एक ग्लोबल एजेंडा भी है यूएस का, वो भी BRI के खिलाफ है। तो इससे बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि आते हैं। तो अभी पिछले दिनों देखिए ना, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल किया हमारे 20 जो हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया गया दहशतगर्दी की वहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये खदशात भारत के वीज़ावी भारत हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ एकतरफा मामला है, ये पाकिस्तान के पास भी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, हम भी भारत के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन वहीं पे आके रुकता है कि अगर इस बार इंगेजमेंट होती है बायलैटरली या किसी तौर भी, तो उसको किस तरह मीनिंगफुल बनाया जाए। देखिए, हमारा जो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है ना, that has become regionalized in many ways and globalized in many ways, क्योंकि बहुत से जो इस वक्त चाइना यूएस के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उसका भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आता है साउथ एशिया में। इस तरह जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता है अपने रीजन में, अफगानिस्तान में, सार्क को लेकर जो मामला चल रहे हैं, फिर चाइना और भारत के दरमियान जो इस वक्त एक तसल चल रही है उसका भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आता है इस पूरे रीजन की सियासत में, डिप्लोमेसी में। तो ये कोई इतना आसान मसला नहीं है कि आप पाकिस्तान को कह दें कि जी आप टेररिज्म करवा रहे हैं। पाकिस्तान है, देखिए पाकिस्तान एफएटीएफ में अगर जहाँ तक मामला है, तो इससे पहले भी पाकिस्तान रहा है उसमें, तो आप जानते हैं कि 39 कंट्रीज एफएटीएफ के हैं, सिर्फ 12 कंट्रीज जो हैं वो फुली कंप्लाइड हैं। बदकिस्मती के साथ भारत भी जो है, अभी हमने पिछले दिनों फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ी, देयर आर 40 बैंक्स इन इंडिया विच आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भारत के अंदर भी बहुत से गैप्स हैं जिनको प्लग करने की जरूरत है। हमारे यहाँ भी हैं, मैं मानता हूँ इन चीजों को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उनको तामीरी तौर पे कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को ठीक करें, रादर देन ये पॉलिटिक्स है एफएटीएफ में जो बदकिस्मती के साथ हो रही है।
और चूंकि पाकिस्तान FATF की प्लीनरी का मेंबर नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप, लेकिन चूंकि इंडिया है और इंडिया को चेयर है एशिया पैसिफिक का, तो हमारे खदशात हैं कि इंडिया यूजेस FATF टू बिल्ड प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू पोर्ट्रे द कश्मीर स्ट्रगल एज टेररिज्म। हमारा मानना यह है कि कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो UN चार्टर के मुताबिक है, UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है, ये स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन है रादर देन टेररिज्म। तो ये दो नैरेटिव्स चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान, यही बुनियादी फर्क है। और ये मेरे ख्याल में जब तक मसला हल नहीं होता ये इस तरह ही चलता रहेगा बदकिस्मती के साथ। तो क्या हम पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी इनकॉम्पिटेंस माने कि आज तक वो अपने आप को इस FATF से बाहर नहीं निकलवा पाए? क्या इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है? कहीं ना द बक नीड्स टू स्टॉप समवेयर बासित साहब। नहीं, वो हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कुछ माह में बहुत से लेजिस्लेटिव स्टेप्स लिए हैं, हमने बहुत से कवानीन पास किए हैं, तो वी आर इम्प्रूविंग। मैं नहीं कहता कि सिचुएशन इज ऑल हंकी डोरी, कुछ गैप्स डेफिनेटली हमारे प्रोसीजर्स में भी होंगे, वो हम वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देम एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस जून 2013। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि FATF में जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इस साल अगले हफ्ते नहीं तो कम से कम अगले साल फरवरी जून तक पाकिस्तान शुड बी आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बदकिस्मती के साथ 12 वोट नहीं हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव अस फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। लेकिन हम ब्लैक लिस्ट भी होने नहीं जा रहे, वो भी नामुमकिन नज़र आता है। तो एक इस वक्त की सिचुएशन रहेगी, बट अगले साल फरवरी जून तक आई एम सीइंग पाकिस्तान आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम बिकॉज पाकिस्तान। जी फरमाइए। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये साहब कि मोहिद यूसुफ साहब ने जो इल्जामात लगाए और ये कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी और हमारे पास उन हैंडलर्स के कॉल डिटेल्स हैं, तो ये तो बहुत बड़े चार्जेस हैं। इस पर तो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा बन सकता है आलमी दुनिया के अंदर। इमरान खान साहब 2 बार UN जनरल असेंबली से खिताब कर चुके हैं, एक तो अभी उन्होंने हाल ही में किया रिसेंट में, तो क्या NSA ने उनको एडवाइस नहीं किया कि खान साहब आप इस पर भी बात करें और दुनिया को बताएं? एक पूरी दुनिया सुन रही है उनको बताएं कि इंडिया ने क्या किया है। एज एन आउटसाइडर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक महज चार्ज जो है लगाने की बुनियाद तक ही है, उससे ज्यादा कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं अगर आप कुछ चार्ज लगाते हैं कुछ और। आप ये नहीं कि टेलीविजन शो में बैठ के, और वो भी एक ऑनलाइन मीडिया पे बैठ के उन्होंने इस तरह की सरी सी बात कर दी कि जी हमारे पास इतने बड़े सबूत हैं। दीज आर बिग चार्जेस। इसके लिए तो फॉरेन ऑफिस को आज द वायर को करण थापर साहब को बताने से बेहतर है वो UN जनरल असेंबली को बताएं, तो ज्यादा कुछ उसमें कार्रवाई हो सकती है इंडिया के खिलाफ। नहीं अरविंद, मेरे ख्याल में थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2014 में ये वाक़या हुआ था, और अगले ही दिन जनरल राहील शरीफ accompanied by DG ISI they traveled to अफगानिस्तान and they shared with the Kabul government then कि ये हमने इंटरसेप्ट हमारे ये हैं, हमने सारी डिटेल्स उनको दी थी। और उस वक्त भी यही सबूत जो हम आज मोई साहब इनका जिक्र कर रहे हैं वो वहाँ भी हमने शेयर किए थे, और ये शेयर हमने US के साथ भी किए हैं। ये चूंकि बहुत अरसे के बाद ये चीज़ सामने आई है तो भारत के शायद लोगों को इल्म नहीं है, मैं इसीलिए याद दिलाना चाहता हूँ। कोई नई बात नहीं की उन्होंने, थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सारी जो मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, हमने सिर्फ काबुल गवर्नमेंट के साथ नहीं बल्कि दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की हुई हैं। और मुझे, और फिर बाद में चूंकि कुलभूषण जादेव भी अरेस्ट हुए मार्च 2016 में, और उसके बाद तो और शवाहिद हमें मिल गए, तो ये सारी चीज़ें हमने डॉसियर्स UN सेक्रेटरी जनरल के साथ भी शेयर किए हुए हैं। तो आई डू नॉट सी कि इतना क्यों जो है ब्रूहाहा है इस वक्त। ऐसी कोई बात मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं प्रीवी हूँ दोस्त डिटेल्स का जो हमने शेयर की हुई हैं दुनिया के साथ, तो कोई नई चीज़ नहीं हुई। लेकिन भारत क्योंकि बहुत अरसे के बाद किसी टेलीविज़न शो पे ये चीज़ आई है पाकिस्तान की तरफ से, तो शायद वो लग रहा है कि कोई नई चीज़ें हमने पेश कर दी हैं। नई चीज़ कोई भी नहीं है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले गवर्नमेंट ऑफ काबुल के साथ भी कर चुके हैं और UN सेक्रेटरी जनरल के साथ भी कर चुके हैं। इस डेमोक्रेटिक दुनिया में अपनी बात को बताने के लिए, लोगों को एतमाद दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कांस्टेंट नैगिंग करनी पड़ती है। शायद वो
अगर पाकिस्तान करता तो मे भी कोई केस बिल्डअप हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली इस हद तक तो मैं समझता हूँ फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारे जो खदशात हैं हिंदुस्तान की तरफ से टेररिज्म को लेकर, क्या जिस तरह से अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज स्लोली थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू इट्स बिट, व्हाट डू यू थिंक, हमें कोई मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और थिंग्स आर स्टिल द सेम? सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मैं एक पाकिस्तानी होता तो आई वुड हैव बीन वेरी प्राउड कि वहां की जो जेनेटिक कंस्ट्रक्ट है लोगों का, डीएनए, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फर्टाइल लैंड है। हिस्ट्री में उनका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। ठीक है, ऑल रोड्स टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक बहुत ही नेचर ने उनको इतनी ब्यूटीफुल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है विच कैन वेरी इजीली बी लिवरेज्ड फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर इज द इंटरनल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंस हो नहीं पा रहा एंड उसके चार जो इश्यूज जो मेरे दिमाग में आते हैं, वन इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। वो सेल्फ क्रिएटेड है। बाहर वाले बोलते हैं आप बहुत अच्छे हैं, यू आर पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है वो इशू है। सेकंड इशू इज द गैरिसन माइंडसेट कि हमें थ्रेट चाहिए ही चाहिए किसी न किसी तरीके से, सो दैट द प्राइमेसी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन। तीसरी चीज है कि जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, देयर इज अ टेंडेंसी टू एक्सटर्नलाइज कि भाई इसमें कोई कॉन्स्पिरेशन थियोरी है, हमारा कसूर नहीं, किसी बाहर वाले का कसूर है। और चौथी चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस। हर चीज में आप इक्विवेलेंस देखते हैं एंड दैट इज वेयर इंडिया कम्स हैंडी। अब जैसे टेररिज्म की प्रॉब्लम है, 70,000 पीपल पाकिस्तानीज हैव लॉस्ट लाइव्स, राइट, विच अ वेरी बिग प्राइस टू पे। मे बी ग्रेट पार की राइवलरी में वो आके सैंडविच हो गए और उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन 70,000 आदमी तो मारे गए कि नहीं। अब इस वक्त एक इक्विवेलेंस देखना एंड पर्टिकुलरली एट अ लेवल ऑफ अ वेरी हाई डिग्निटरी, इट डजंट डू वेल। यू नो, व्हेन यू गेट दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स इन इंडिया, तो वो बोलते हैं यार ये अंदर इनकी प्रॉब्लम है, कोई फायदा भी नहीं है कोई इस किस्म का इनिशिएट करके डायलॉग, क्योंकि इट इज अ टॉक्सिक जेली। तो इससे हम किससे बात करें? ये रही तो मैक्रो लेवल जो मैं पिक्चर कर रहा हूं। छोटे लेवल पे कुछ डेमोन्स्ट्रेबल एक्शंस होने चाहिए। और व्हाट आर दोज डेमोन्स्ट्रेबल एक्शंस दैट इंडिया इज लुकिंग एट? पहले जो फ्रीडम ऑफ एक्शन आपने लखवी जैसे या मोहम्मद आजहर जैसे या आपने हफीजुल सैयद जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, विजिबिलिटी दी, आप क्या उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं? क्योंकि दे आर यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, उनको क्यों फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया रहा? दूसरी चीज है, जो भी इंसिडेंट्स हुए, पठानकोट में हुए, दीनानगर में हुए, मुंबई में हुए, उसके ऊपर अगर कोई ट्रायल चलना था पाकिस्तान के अंदर, क्या वो एक सही पेस से चला या नहीं? इज देयर अ ट्रांसपेरेंसी, जजेस का तबादला होना, ऑल दिस थिंग, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज जो है वो देखते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें कितना फर्क आया। बहुत सारा फर्क आ गया, लेकिन क्या उसमें कोई फर्क आया या नहीं? ये 5-6 चीजें जो हैं डायलॉग में बैठ के एक दूसरे को कन्विंस करें कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेबल एक्शंस हो रहे हैं। अगर इनके कुछ खदशात हैं कि अफगानिस्तान को इंडिया यूज कर रहा है टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान, तो वो भी बातचीत करो एक दूसरे के साथ। दुनिया में डंडोरा पिटाने से कोई थर्ड कंट्री जो है इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेगा। ये इंडिया और पाकिस्तान खुद बैठ के हम अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, दूसरे बाहर वाले इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। देयरफॉर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ऑनेस्टी एंड अ रियलाइजेशन कि ये पैराडाइम जो है इसने दोनों मुल्कों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अब हम इस पैराडाइम से हट के एक नए सतह पे सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ बात करें और एक इंक्रीमेंटल अप्रोच इसको लें। और अगर वो मुझसे आप बाद में सवाल करेंगे तो मैं उस इंक्रीमेंटल अप्रोच के ऊपर अपनी राय पेश करूंगा।
चलें इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डायलॉग का जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी क्या शक्लें होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। मेरा मानना है बासित साहब, जनरल साहब, कि कोई भी डायलॉग हो, एक तो वो मीनिंगफुल हो और इशू बेस्ड हो। इस डायलॉग का इशू बेस्ड होना बहुत जरूरी है ताकि हम बैठकर और उन पर बात कर सकें। एक वक्त था पाकिस्तान में जब हम बहुत सारे इश्यूज पर बात करना चाह रहे थे, ट्रेड इंक्लूडिंग JNK, एंड पाकिस्तान वाज एडमेंट कि नहीं, पहले जम्मू कश्मीर पर बात होगी, बाद में सारे इश्यूज हैं उन पर बात होगी। आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चलें जैसे भी हो बातचीत शुरू हो। अब पाकिस्तान चाहता है कि ट्रेड के जरिए ही हो, कि मतलब आज एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहा हूं मैं, लेकिन अब इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है। अब इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है और यहाँ की हुकूमत जो है, दे आर लाइक कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। जब तक हम इस मसले को हल नहीं कर देते तब तक कुछ बात बन नहीं सकती। बासित साहब, हमें फ्रेमवर्क बताएं, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारे डायलॉग का? देखिए, जहां तक शर्मा साहब ने भी जिक्र किया, मैं समझता हूं कि जितने भी स्टेट्स दुनिया में हैं वो सॉवरेन इक्वालिटी रखते हैं। कोई स्टेट छोटा या बड़ा नहीं है, वो साइज के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। और यही प्रॉब्लम है। अगर भारत यही समझ जाए कि जितने भी स्टेट्स उसके इर्द गिर्द हैं, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, जहां तक एज मेंबर्स सॉवरेन स्टेट्स हैं और उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, तो फिर बहुत से साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जो अब आपने फ्रेमवर्क की बात की, फ्रेमवर्क तो देखिए पहले भी कॉम्पोजिट डायलॉग था जो 1998 में 1999 में हमने एग्री किया, लेकिन उससे मुज़ाकरात 2004 से शुरू हुए। उसके बाद फिर रिज्यूम्ड एक डायलॉग का प्रोसेस 2012 में शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो ख़त्म हुआ तो फिर हम 2015 में सुषमा स्वराज साहिबा तशरीफ लाई पाकिस्तान में, फिर हमने एक नया फ्रेमवर्क एग्री किया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का। लेकिन बदकिस्मती के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि वो डायलॉग प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया। अब 5 अगस्त के बाद पिछले साल के जो इक़दाम भारत ने लिए हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कहा कि भारत में कोई अर्ज नहीं है, तो पाकिस्तान में भी कोई अर्ज नहीं है कोई मुज़ाकरात को फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात शुरू कर दें। हम भी यही चाहते हैं इस वक्त के जो मुज़ाकरात शुरू फोकस्ड हों और मीनिंगफुल हों। तो एक नया फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा। और फ्रेमवर्क मैं समझता हूँ कि बायलैटरल के ज़्यादा, मेरे अगर नुक्ता नज़र से पूछें तो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगी, चाहे वो बिहाइंड द सीन्स ही क्यों ना हो। क्योंकि अब हम बायलैटरली, हमारे पास वो डिप्लोमेटिक स्पेस मुझे लगता नहीं है कि है इस वक्त। चूंकि आपके यहाँ भी देखिए ना, अब उड़ीसा बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर अगले दफ़ा वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आ जाएंगे। आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आपको पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट में से एक किस्म से रोकती है। हमारे यहाँ वो सिलसिला नहीं है, हर इंतखाबात 5 साल के बाद ही होते हैं, प्रोविंशियल और स्टेट लेवल के। आपके यहाँ जो एक सिस्टम है वो अच्छा है बुरा, वो मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल आपकी हुकूमत की जो है वो कुछ कंपल्शंस रहती हैं फिर डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए भी, तो उस वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मेरी हुकूमत को अपनी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप पेशेंस शो करें। डायलॉग की जल्दी नहीं है, टॉक्स नॉट फॉर द सेक ऑफ टॉक्स अलोन। टॉक्स अगर शुरू करनी है तो एक नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और उसके लिए बेशक आप बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी करें, बैक चैनल पे करें, लेकिन थर्ड पार्टी, चाहे वो UN है, कोई और कंट्री हो सकता है, नॉर्वे हो सकता है फॉर दैट मैटर, उनकी इन्वॉल्वमेंट अब जरूरी होगी टू पुश दीज टू कंट्रीज टुवर्ड्स अ फेयर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। अदरवाइज बायलैटरली अगर आप चाहेंगे तो इस तरह ही बातें होती रहेंगी, वी वुड लूज अनदर 50-70 years, और यही मामला चलते रहेंगे। गुर्बत भी रहेगी बदकिस्मती के साथ। जो रीजनल सार्क है वो भी विल बी कंटिन्यू टू बी होस्टेज टू और बायलैटरल हॉस्टिलिटी। तो आप इन चीजों से निकलने के लिए एक नया फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा। क्या शक्ल होनी चाहिए उस फ्रेमवर्क की? आप अगर होते आज तो क्या आप क्या करते? हाउ वुड यू रीबूट दिस प्रोसेस? आई विल फोकस ऑन 2 issues। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड टेररिज्म, फ्रैंकली स्पीकिंग, और यही 2 बुनियादी इश्यूज हैं, आपके परसेप्शंस को भी लेकर और हमारे परसेप्शंस को भी लेकर। तो 2 इश्यूज हैं जिन पे हमें फोकस तरीके से बात करनी चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। बाकी इश्यूज भी हैं और ये भी खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगर ये जो कश्मीर का मामला है, बुनियादी तौर पे इसी से सारी चीजें
स्टेम करती हैं, फ्लो करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। अगर हम इस पे सही मानों में किसी थर्ड पार्टी को बुलाकर बैठ जाएं और हम ये कह दें कि भाई हमने, और फिर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि कोई ना कोई जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो कश्मीरियों का भी उसको हल, उसका काबिल कबूल होना चाहिए, वरना इट विल गो नो वेयर। तो इसलिए एक पहले हम आपस में एक थर्ड पार्टी के बात करके फिर कुछ कश्मीरियों को इंगेज करें और उनकी एस्पिरेशंस मालूम करें। तो आई थिंक बोथ कंट्रीज, हमारे पास ब्रेन्स भी हैं, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल सकता है, प्रोवाइडेड, जिस शर्मा साहब ने कहा, अगर गुडविल मौजूद है, पॉलिटिकल विलनेस मौजूद है, रिजॉल्व है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सारे इश्यूज दुनिया में रिजॉल्व होते रहे पहले भी, ये भी रिजॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वी आर संजीदा, सिंसियरली और सिंसेरिटी के साथ अगर हम चलें आगे। जी, आपने बहुत सारी बातें की। एक दो इश्यूज पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि सॉवरेंटी का जो मसला है कि इंडिया को ये मानना होगा कि उसके इर्द गिर्द और भी मुल्क हैं जो यहाँ इस खित्ते में आबाद हैं और इंडिया को उनकी सॉवरेंटी की कदर करनी होगी। तो इस पर मैं क्या कहूँ आपसे बासित साहब, यू बीन अ डिप्लोमेट, हिंदुस्तान ने कभी एक तो पाकिस्तान की तरफ जो है मार्च नहीं किया है पहले कभी भी। All the wars have been initiated by Pakistan